कभी कभी किसी रिश्ते का अंत लड़ाई से नहीं, बल्कि उन बातों से होता है जिन्हें दोनों लोग दिल में छिपा कर रखते हैं। जब विदाई का वक्त आता है, तब समझ आता है कि जिसे हम जाने दे रहे हैं, शायद वही हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान था। यान झेंग जाने की तैयारी कर चुका है और चांग्यू उसके लिए कपड़े, जूते, पैसे और तलाक के कागज तक तैयार कर देती है। वह कहती है कि अब जब वह जा ही रहा है, तो उनके बीच जो अधूरापन है उसे खत्म कर देना चाहिए, ताकि आगे की जिंदगी उसके लिए आसान हो। फिर वह यान झेंग से पूछती है कि उसके जाने के बाद वह क्या करेगा। यान झेंग बताता है कि अगर लिनान शांत रहा तो वह वापस आकर सुअरों का कारोबार करेगा। लेकिन चांग्यू का अगला सवाल उसके दिल की बेचैनी बता देता है। वह पूछती है कि अगर वह सच में चली गई तो क्या यान झेंग किसी और से शादी करेगा। यान झेंग भी पलटकर पूछता है कि क्या चांग्यू किसी और से शादी करेगी। चांग्यू कहती है कि वह बाद में सोचेगी, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है। दोनों एक दूसरे को चुभने वाली बातें कहते हैं। चांग्यू कहती है कि उसे ठंडे और जिद्दी आदमी पसंद नहीं है। यान झेंग भी कह देता है कि अगर वह शादी करेगा तो चांग्यू जैसी लड़की से बिल्कुल नहीं करेगा। उसे ऐसी पत्नी चाहिए जो नरम स्वभाव की हो और घर संभालना जानती हो। लेकिन असलियत दोनों जानते हैं कि ये बातें सिर्फ अपने दिल को छिपाने के लिए कही जा रही हैं। चांग्यू आखिर में कहती है कि उन्होंने साथ में बहुत कुछ झेला है और वो बस इतना चाहती है कि उसे कोई अच्छा पति मिल जाए। यान झेंग शांत होकर उसकी इच्छा पूरी होने की शुभकामना देता है और जाने लगता है। तभी चांग्यू का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पूछती है कि क्या यान झेंग को लगता है कि वह जब चाहे जा सकता है और जब चाहे उसे चूम सकता है। यान झेंग भी अब अपने दिल की बात छिपा नहीं पाता। वह कहता है कि अगर चांग्यू को जाना ही है तो किसी एहसान फरामोश आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि वह उसके साथ चले। चांग्यू पूछती है कि क्यों? तब यान झेंग बताता है कि उसका एक दुश्मन है और या तो वह दुश्मन मरेगा या फिर यान झेंग खुद। वह चांग्यू से सिर्फ 1 साल इंतजार करने को कहता है, लेकिन चांग्यू तुरंत सवाल करती है कि वह उसका इंतजार क्यों करे। यही सवाल उनके रिश्ते की असली सच्चाई है। दोनों एक दूसरे से दूर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वास्तव में दूसरे को खोना नहीं चाहता। यान झेंग के जाने के बाद घर पहले से कहीं ज्यादा शांत लगता है। वो घर में ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन अब उसकी खामोशी ही सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। चांग्यू को उसका दिया हुआ जन्मदिन का संदेश याद आता है, जिसमें उसने लिखा था कि जन्मदिन मुबारक हो और वो हमेशा खुश और बेफिक्र रहे। शब्द साधारण हैं, लेकिन चांग्यू जानती है कि यान झेंग अपनी भावनाएं खुलकर नहीं बताता। इसी बीच चांग्यू की कलाई में लगी चोट का भी पता चलता है। सुअर पकड़ने के दौरान बैलगाड़ी पलट गई थी और गिरते समय उसने हाथ से खुद को बचाया था, जिससे उसकी कलाई में मोच आ गई। लेकिन निजी जिंदगी के इस दर्द के बीच साम्राज्य की राजनीति और युद्ध का खतरा भी करीब आ रहा है। तभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है कि ज़ेजिंग जिंदा है। जिसे सब मर चुका समझ रहे थे, वह वास्तव में जीवित है। ज़ेजिंग का जिंदा होना सिर्फ एक आदमी की वापसी नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे उत्तर पश्चिम की राजनीति और आने वाले युद्ध पर पड़ने वाला है। उत्तर पश्चिम के सैन्य शिविर में कुछ अधिकारी सलाह देते हैं कि ज़ेजिंग को राजधानी वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह वहीं रहा तो खतरा बढ़ सकता है। लेकिन ज़ेजिंग साफ कहता है कि क्या वे सोचते हैं कि वो किसी से डर गया है। वह वहीं रुकने का फैसला करता है। उसके विरोधियों को डर है कि मार्क्विस ऑफ वुआन की वापसी उनकी सारी योजनाओं को बिगाड़ सकती है। दूसरी तरफ राजधानी के चोंगदे हॉल में उत्तर पश्चिम की स्थिति पर चर्चा चल रही है। ग्रैंड ट्यूटर सम्राट को बताता है कि कमिश्नर वेई ने जनरल हे को हिरासत में लेकर चिंगपिंग काउंटी में लगभग सिविल अनरेस्ट जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। प्राइम मिनिस्टर वेई से भी इस मामले में सवाल किए जाते हैं। लेकिन तभी सबसे बड़ी खबर सामने आती है कि मार्किस ऑफ वुआन यानी ज़ेजिंग अब भी जिंदा है। दरबार में खुशी फैल जाती है। मंत्रियों में उसकी वापसी पर पूरे देश में जश्न मनाने की चर्चा होने लगती है। कोई 7 दिन कहता है, कोई 5 दिन और बात 3 दिन तक पहुंच जाती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वे साफ करता है कि ज़ेजिंग सिर्फ उसका भतीजा नहीं, बल्कि सम्राट का मार्क्वीस ऑफ वुआन है।
और उसकी सैन्य उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उसकी वापसी को पूरे देश में सम्मान दिया जाना तय होता है। उधर चीगू लेन में आम लोगों की जिंदगी पर युद्ध का असर दिखाई देता है। सैनिकों को जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है। मिसेस झाओ विदा करते हुए कहती है कि बहुत बहादुर बनने की कोशिश मत करना, बस जिंदा वापस आ जाना। किसी का पति जा रहा है, किसी का भाई और किसी का बेटा। हर परिवार के मन में यही डर है कि अगर वह युद्ध से वापस नहीं आया तो पीछे बचे लोग कैसे जिएंगे। एक बूढ़ी महिला मिसेस सॉन्ग के सामने हाथ जोड़कर अपने पोते कांग डैनर को बचाने की गुहार लगाती है। वो कहती है कि उसके बेटे की पहले ही युद्ध में मौत हो चुकी है और अगर ये बच्चा भी चला गया तो वो कैसे जिएगी। लेकिन मिसेस सॉन्ग उसे समझाती है कि साम्राज्य के लिए लड़ना भी एक जिम्मेदारी है। युद्ध के मैदान में सैनिकों की जरूरत है, लेकिन हर सैनिक के पीछे एक परिवार है जो उसके लौटने का इंतजार करता है। इसी बीच चांग्यू को पता चलता है कि जिशो में जबरन सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं और उसका अपना चाचा मिस्टर झाओ भी सेना में ले जाया जा चुका है। चांग्यू को यकीन नहीं होता। फिर उसे पता चलता है कि यान झेंग को भी भर्ती करके लूचेंग की ओर भेज दिया गया है। अब उसके सामने सिर्फ एक सवाल है कि यान झेंग कहाँ है। वह तुरंत उसके पीछे निकल पड़ती है, लेकिन लिनान को सील कर दिया गया है और बिना अनुमति कोई बाहर नहीं जा सकता। चांग्यू सैनिकों से कहती है कि उसे सिर्फ एक सामान पहुंचाकर वापस आना है, लेकिन उसे जाने नहीं दिया जाता। वह समझ जाती है कि सीधे यान झेंग तक पहुंचना संभव नहीं है। इसके बाद उसकी मुलाकात मिस्टर जो से होती है। मिस्टर जो बताता है कि उसने जवान उम्र में वेटरनरी मेडिसिन पढ़ी थी, लेकिन बाद में कारपेंटर का काम करने लगा। अब सेना में उसकी पुरानी स्किल्स काम आ सकती हैं। वह पशु चिकित्सक बन सकता है, ब्लैक मैथ का काम कर सकता है और सीज वेपन्स की मरम्मत में भी मदद कर सकता है। चांग्यू उसे एक घोड़ा देती है, जिसे उसने ब्लैकस्मिथ चेन से कुछ देकर लिया था। वह चाहती है कि सेना में मिस्टर जाओ के साथ अच्छा व्यवहार हो। जाने से पहले चांग्यू उसे एक पैकेट देती है और कहती है कि अगर लुचेंग में यान झेंग मिले तो ये उसे दे देना। मिस्टर झाओ वादा करता है कि जब तक वह जिंदा है ये पैकेट यान झेंग तक जरूर पहुंचाएगा। दोनों एक दूसरे को सुरक्षित रहने की शुभकामना देते हैं और मिस्टर जो चला जाता है। दूसरी तरफ वेई रेजिडेंस में वेई शेंग अपने पिता के सामने लौटता है और बताता है कि शिए जेंग जिंदा है, लेकिन उसके पिता उससे खुश नहीं है। वह वेई शेंग को याद दिलाते हैं कि उसने सीमा पर आदेशों की अनदेखी की, सिविलियंस को जबरन सेना में भर्ती कराया और चोंगझो पर सीधा हमला किया। ये गंभीर अपराध हैं। वेई शेंग सफाई देता है कि शी जेंग और हे जिंगयुआन एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन उसके पिता उसकी असली चिंता समझ जाते हैं। वह कहते हैं कि वेई शेंग सिर्फ इसलिए डरकर वापस आया है क्योंकि शिए जेंग अब जिंदा है और उस पुराने तीर का बदला ले सकता है जो वेई शेंग ने उस पर चलाया था। वेई शेंग गुस्से में कहता है कि उसे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वह तीर सेजेंग की जान नहीं ले सका। पिता पुत्र के बीच तनाव और बढ़ जाता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर वेई को पता चलता है कि सेजेंग जीवित है। वह तुरंत अपने आदमी को उत्तर पश्चिम भेजने का आदेश देता है ताकि पता लगाया जा सके कि जेजेंग अब किस पक्ष में है और उसका अगला कदम क्या होगा। हे जिंगयुआन पर भी सवाल उठता है क्योंकि उसे जेजेंग के जिंदा होने की जानकारी थी, फिर भी उसने ये बात छिपाई और उसके साथ मिलकर काम किया। सवाल उठता है कि क्या ही जिंगयुआन सच में प्राइम मिनिस्टर वेई को धोखा देगा। प्राइम मिनिस्टर मानता है कि ही जिंगयुआन अपने वादों को महत्व देता है, इसलिए ली परिवार के लिए जिजू में आसानी से दखल देना संभव नहीं होगा। फिर भी वह आदेश देता है कि उत्तर पश्चिम जाकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जाए। उधर सेजेंग के शिविर में उसके जीवित होने की खबर फैल चुकी है और सैनिक उसे देखकर मार्कस ऑफ वन के नाम के नारे लगाते हैं, लेकिन सेजेंग के चेहरे पर खुशी नहीं है। उसके चेहरे का घाव अब भी मौजूद है। उसका जासूस बताता है कि राजधानी से वेई शेंग पहले ही उसकी ओर बढ़ चुका है, यानी उसका दुश्मन अब बहुत करीब आ रहा है। इसी बीच खबर मिलती है कि लॉर्ड चांगजिन की सेना चोंगझो से निकल चुकी है
और उनका अगला निशाना लुचेंग हो सकता है। ही जिंगयुआन पहले ही रिइंफोर्समेंट की तैयारी कर रहा है। सेजंग सोचता है कि अगर यंजू आर्मी को लुचेंग भेजना है तो सबसे सही जगह बाक्सिया होगी। लेकिन युद्ध की रणनीति के बीच उसके मन में एक और चिंता है, चांग्यू कहाँ है। इसी समय लिनान में चांग्यू की मुलाकात क्वियन क्वियन से होती है। क्वियन क्वियन बताती है कि उसने शहर छोड़ने का फैसला किया है। उसकी मैनेजिंग लेडी का शव बर्फ में मिला था और अधिकारियों ने कहा था कि शायद वह बैंडिट्स के हाथों मारी गई होगी। जिजू की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और उसे डर है कि लुचेंग को बचाना मुश्किल हो सकता है। वह चांग्यू से कहती है कि वह चांगनिंग को लेकर उसके साथ जियांगनान चली जाए, लेकिन चांग्यू मना कर देती है। वह कहती है कि यान जेंग को लुचेंग ले जाया गया है और उसे यहीं उसका इंतजार करना है। इसके अलावा मिसेस जाओ भी यहीं है और उसका कोई और नहीं बचा। चांग्यू उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। दोनों एक दूसरे को सुरक्षित रहने की शुभकामना देती है। जाने से पहले एक भावुक विदाई होती है। चेंकिन की एक चीज चांग्यू के पास रह जाती है और चांग्यू मिस्टर झाओ द्वारा बनाई गई ग्रासहोपर की छोटी सी कलाकृति अपने पास रख लेती है। वह कहती है कि मिस्टर झाओ ने उसके लिए इसे बनाया था और अब शायद कोई उसके लिए ऐसी चीज नहीं बनाएगा। बदले में चांग्यू क्वियन क्वियन को अपना पेंडेंट देती है और बताती है कि उसके अंदर नॉकआउट पाउडर है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल उसकी जान बचा सकता है। चंकियन और बॉवर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चांग्यू अकेली बैठकर सोचती है कि फैल्कन चला गया, जंग चला गया, मिस्टर जाओ चला गया और बॉवर भी चला गया। उसके चारों तरफ लोग हैं, लेकिन उसके अपने लोग एक एक करके उससे दूर होते जा रहे हैं। वह खुद को समझाती है कि उसके पास अभी मिसेस झाओ है और शायद एक दिन युद्ध खत्म होने के बाद ये सभी लोग वापस लौटेंगे। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता कि वह दिन आएगा या नहीं। इसी बीच शीजंग के पास ओल्ड प्रिंस का अर्जेंट लेटर पहुंचता है। पत्र में लिखा है कि चोंगजो की योजना असफल रही और जिजू की सप्लाईज भी हाईजैक हो गईं। अब लुचेंग में बड़ा युद्ध होने वाला है और उसे तुरंत वापस आने का आदेश दिया जाता है। सेजन समझ जाता है कि समय बहुत कम है। उससे पूछा जाता है कि क्या हेयर अपैरेंट मिल गया। जवाब आता है कि अभी नहीं। सेजंग अगले दिन रवाना होने की तैयारी का आदेश देता है, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ युद्ध नहीं है। वह कहता है कि वे लुचेंग जाएंगे और उसे तथा उस छोटे बदमाश को ढूंढेंगे। यानी अब उसकी मंजिल सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि चांग्यू तक पहुंचना भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाते हैं कि डाकू आ गए हैं और मदद करो। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति सामने आता है। अब तक जो घटनाएं अलग अलग दिशाओं में चल रही थीं, वे सब एक दूसरे के करीब आ रही हैं। चांग्यू का यान झेंग का इंतजार, सेजेंग की वापसी, वे परिवार की साजिश और लुचेंग की ओर बढ़ती सेनाएं अब एक ही बड़े संघर्ष का हिस्सा बनने वाली हैं। चांग्यू को अभी नहीं पता कि उसके आसपास खतरा बढ़ चुका है। यान झेंग को नहीं पता कि युद्ध उसे कहां ले जाएगा और ज़ेजिंग को भी नहीं पता कि जिस इंसान को वह ढूंढ रहा है उसकी जिंदगी अब खुद खतरे में है। क्या यान झेंग लुचेंग के युद्ध से जिंदा लौट पाएगा? क्या चांग्यू उससे दोबारा मिल पाएगी? क्या शे झेंग अपने दुश्मनों को हराकर चांग्यू तक पहुंच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, लिनान, लुचेंग और पूरे साम्राज्य को घेरती इस जंग में आखिर किसकी जीत होगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, परिवार, राजनीति और युद्ध एक दूसरे से टकराने वाले हैं।